जिगर भाई, जिगर साहब, आपसे एक चीज ये, कर्नाटक का एक चुनाव एक ऐसा चुनाव लग रहा है हिमाचल की तरह, जहां पे शायद लोकल मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, लोग लोकल मुद्दों की ज्यादा बात कर रहे हैं, और वहां पे शायद अडानी जी भी बैक सीट पे हो गए हैं। क्योंकि अगर आप देखिए जो भी बात हो रही है वो 40% सीएम, या मुसलमानों का आरक्षण जो था उसको हटा के किसी और को देना, या इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन नेशनल मुद्दे नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी कुछ लोगों का की अटकलें हैं। अटकलें ये हैं कि राहुल गांधी को अभी इसलिए शायद कांग्रेस नहीं उतार रही, राहुल गांधी को शायद ज्यादा होने लगेगी। जो कांग्रेस के जो भी रणनीतिकार हैं वो चाहते नहीं है कि ये राष्ट्रीय मुद्दे पे जाए। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा एक आपसे इसलिए प्रश्न है कि वो भी एक समझने वाली चीज है, ये शरद पवार साहब का हृदय परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ये तो कम उम्र में लोगों का होता था कि कभी इधर कभी उधर। शरद पवार साहब एक अच्छे खासे परिपक्व नेता, हम तो इस समय कहेंगे प्रेजेंट दौर के जो पॉलिटिक्स में हैं उसमें सीनियर मोस्ट। वो कभी आके अडानी जी के पक्ष में कुछ बातें कह जाते हैं, फिर वो अब कल वो एकदम से कहेगा नहीं नहीं जेपीसी होनी चाहिए। क्या ये वो भी गुस्सा है कि जो उनकी पार्टी की राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्टी की स्टेटस चली गई है, कहां ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं इफेक्ट कर्नाटक इलेक्शन में होगा। कर्नाटक इलेक्शन नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से भी प्रभावित होता है, बेलगाम और वो वाला हिस्सा। जिगर साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। पर मैं अपनी बात की शुरुआत वहां से करना चाहूंगा ऑन अ लाइटर नोट के मुझे लगता है जैसे डॉक्टर राकेश सर ने बोला ऐसा कि क्या टाइगर भी विपक्ष के साथ हो गए हैं, सत्ता पक्ष से दूर हो गए ऐसा लग रहा है। तो शायद मुझे लगता है यही हमें माहौल दिखने को मिल रहा है कर्नाटका में। अब इसके कुछ 3-4 जो मुद्दे हैं जो आजकल मैं डिबेट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो बात मैं उसके ऊपर आता हूँ। एक तो ये जो आपने सीमा की बात की वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि वो लोकल मुद्दे ही वहां पर हावी हो रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा की वजह से, वहां पे जो लोकल इश्यूज है। दूसरी बात एक ये मैंने नोटिस की है कि पूरा द्रविडियन कल्चर है। अगर हम साउथ के सारे जो स्टेट्स है उसकी बात करें तो बीजेपी को आज की तारीख में ओवरऑल जो पिक्चर है, अभी एक आध साल ही मुश्किल से बाकी है आने वाले लोकसभा चुनाव में, तो हिंदी बेल्ट में जितने भी उनके पास स्टेट है वो हिंदी बेल्ट में उनके जितने सर्वेज उन्होंने करवाए हैं मुझे लग रहा है उसमें कहीं ना कोई कमी आ रही है नंबर्स में। और वो नंबर्स के लिए शायद बीजेपी ये ढूंढ रही है कि साउथ के जितने भी स्टेट्स है, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरला हो या तमिलनाडु हो, उसमें से वो कुछ नंबर गेम निकाल कर लाए ताकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें वो नंबर गेम एडजस्ट करने में सहूलियत हो जो शायद कहीं कोई नंबर कम पड़ जाए उत्तर भारत में से। और ये चीज की कवायद पूरी कर्नाटका में देखने को मिल रही है विधानसभा इलेक्शन के दौरान भी कि जितने मैक्सिमम ट्राई हो रहे हैं, पर ये सारे ट्राई उल्टे पड़ते हुए भी दिख रहे हैं। सबसे पहली बात जो ब्रिजेश साहब ने की वो बात सही है कि अमूल और नंदिनी का जो भी वो ये मैटर चला और अमित शाह साहब ने जो भी अनाउंसमेंट कर दिए वो थोड़े बैकफायर हो गए और वहां के लोगों ने उसे एक वहां का प्राइड का मुद्दा बना दिया और ये प्राइड का मुद्दा बन गया। इस वजह से शायद लोग वहां पे नाराज भी है, एक ये भी बात देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें कि जितने वहां के नेता है जो जिनको ये टिकट दी गई है बीजेपी के द्वारा, उसमें भी कहीं ना कहीं रोष दिखने को मिल रहा है और ये पहली दूसरी बार हुआ हिमाचल प्रदेश के बाद जहां पर लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और बीजेपी की जो भी नेतागिरी है, शीर्षस्थ नेतागिरी, उसके सामने बोल रहे हैं या अपने अपना विचार स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो ये भी साफ बात दिख रही है कि आज की तारीख में मोदी जी और अमित शाह जी का जो एक कंट्रोल ओवरऑल हर जगह पे होता है वो शायद कहीं थोड़ा स्लो हो रहा है, थोड़ा ढीला पड़ रहा है, वो भी दिख रहा है। और इसका फायदा विपक्ष को जरूर होगा, ये साफ बात है। विपक्ष को ये जरूर देखना रहेगा, जैसे आपने उस बात का उल्लेख किया कि आज की तारीख में वहां पे जो नेशनल मुद्दे, चाहे अदानी का मुद्दा हो या और भी कोई मुद्दा हो, जेपीसी वगैरह हो या पीएम की डिग्री का मुद्दा हो, वो मुद्दे वहां हावी नहीं है। वहां बिल्कुल लोकल मुद्दे है। 40% वाली जो सरकार के ऊपर एलिगेशन है, जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, पिछले इलेक्शन में जो उन्होंने जेडीएस के 8 और कांग्रेस के 5 विधायक तोड़ के सरकार बनाई थी, वो सारे मुद्दे है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो लोगों के जहन में है, लोगों के दिमाग में, और शायद मुझे लगता है कि यही सारी चीज सोचकर ही लोग वोट करने जाएंगे।
अगर ये चीज आगे आने वाले समय में दिखती है कि ये वोटिंग पैटर्न इस तरीके से देखने को मिला जहां पे एक सत्ताधारी पक्ष के विरुद्ध में हुआ, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल साफ स्पष्ट बात है कि बीजेपी वो नंबर गेम को अचीव करने में थोड़ा उनको मुश्किल होगी और इसका सीधा प्रभाव लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा जाएगा। तो बीजेपी के लिए मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा कांटे की टक्कर बीजेपी के लिए आज की तारीख में, क्योंकि उन्हें वो नंबर गेम कुछ भी करके हासिल करना रहेगा अपनी शाख साउथ के जो भी जितने स्टेट्स है वहां बचाने के लिए, और दूसरा एक ऐसा रेपो कायम करने के लिए कि अगर उत्तर भारत में उनकी सीट्स कहीं कम आती है लोकसभा में, तो वो कवर अप करने के लिए साउथ में उनके पास कहीं कोई जगह रहे, चाहे अलायंस के स्वरूप में रहे या वो खुद भी जुटा ले। तो ये मेरे ख्याल से ये सारी जो बातचीत है उसमें आज की तारीख में बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि वहां पर बीजेपी ने जब भी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है, अब एजुकेशन पॉलिसी की जब बात होती है तो हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा के तौर पर वहां पर पूरी बात चलती है कि हिंदी को ही आप स्वीकृत कीजिए, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल सही बात है, पर वहां पर लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश का चलन काफी है। तो ये एक मुद्दा भी बहुत बड़ा है कि जहां पर यहाँ से गए हुए जो भी नेता है, इवन गुजरात से या राजस्थान से भी जो बीजेपी के नेता प्रचार के लिए गए हैं या अलग अलग जगह से प्रचार के लिए मध्य प्रदेश या कहीं से भी गए, या फिर उनके जो ऑफिसर्स है जो उनके लिए सर्वे करने गए हैं, तो उनको भी ये डेफिनेटली ये लग रहा होगा कि इस चीज में उन्हें भाषा की जो ये इश्यू है वो कहीं ना कहीं बड़ा ना बन जाए, क्योंकि लोकल लेवल पे लोगों को दिमाग में ये बात जरूर बैठ गई है कि अगर कल उठ के हिंदी राष्ट्र भाषा है और यहाँ वो हर जगह एजुकेशन में थोपी जाएगी, तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि वहां पर एक कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव है, वहां के लोग कोई अपना कल्चर छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं और उसे बहुत ही महत्व देकर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है और कुछ कल्चर आ गया हमने अडॉप्ट कर लिया और चला लेंगे, ये नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस चीज को लेकर भी बीजेपी को कहीं ना कहीं कोई खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जहां तक बात है मोदी जी की आने वाले समय की रैलीज की, तो मेरे ख्याल से वो सब भी हिंदी में ही होगी, तो लोकल लेवल पे लोगों से कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत आएगी। और ये सारे छोटे मोटे मुद्दे अगर विपक्ष सही सही समय पर उठाती है, चाहे भाषा का मुद्दा हो, उनका द्रविडियन कल्चर का मुद्दा हो, या अमूल और नंदिनी का मुद्दा हो, या फिर जो ये बॉर्डर के रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक में, ये सारे मुद्दे ये लेकर अगर वहां की केपीसीसी जो पूरी कमेटी है कांग्रेस की वो चलते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। पहली बात। दूसरी बात आपने शरद पवार जी की कही, शरद पवार जी के केस में कल ही एक डिबेट में मैंने कहा था कि शायद उन्हें फाइलों का डर है या फिर ये पॉलिटिकल गेम पूरी है, पर मुझे लगता है कि शरद पवार जी का कोई भी गेम हो, चाहे वो इतने बड़े नेता है, हमेशा मतलब मोदी जी भी कहते हैं कि वो मेरे गुरु समान है पॉलिटिक्स में, पर भी अगर वो अपना रुख स्पष्ट नहीं करते या कोई भी पाले में जाके बैठते या किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट दे देते, तो मैं एक बात को स्पष्ट रूप से मानता हूं कि अब ये समय है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को हर एक ऑपोजिशन के या जो भी कोएलिशन ऑपोजिशन करना है या जो विपक्ष को लामबंद करना है, उसके लिए हर एक के पीछे घुसने की या जाने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि क्या आज शरद पवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया, कल उठ के मायावती कुछ बोल देंगे, कल उठ के ममता बनर्जी कुछ बोल देंगे, किसी दिन स्टालिन कुछ बोल देंगे, तो कांग्रेस के हर घर जाके उनको समझाएगी या उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगी या उनको डिफेंड करेगी, उनके स्टेटमेंट को डिफेंड करेगी। तो मेरे ख्याल से अब ये कांग्रेस के लिए भी बहुत जरूरी है कि कर्नाटक के इलेक्शन में अपनी ताकत झोंके और वो ताकत झोंक के ऐसा रिजल्ट आए ताकि पूरा जो एक विपक्ष लामबंद होने की बात चल रही है उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी रहे। वो कांग्रेस को मुखर होकर आकर बोलने की जरूरत है, तब जाके मुझे लगता है कांग्रेस बनाम बीजेपी का पूरा जो पिक्चर है वो 2024 तक का क्लियर हो जाएगा और कांग्रेस के पास भी काफी सारे मुद्दे रहेंगे। तो ये दोनों बात लेकर मैं चल रहा हूँ। फिर आगे जैसे जैसे मेरे ख्याल से आने वाले अभी हफ्ते 10 दिन में जैसे पीक पकड़ेंगे पूरा प्रचार, तो वैसे ख्याल आता ही जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कौन सा किसका पलड़ा भारी है। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज की तारीख में जो भी लोग कर्नाटक जा रहे हैं, यहाँ के लोकल स्थानिक जो संगठन है बीजेपी के जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, तो वो साफ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि फाइट बहुत टफ है और वहां पर उनकी दाल गले इस तरीके का माहौल नहीं दिख रहा है। उनको काफी भाषा की दिक्कत भी आ रही है और वहां पर लोग सुनने को भी तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ी बात नोटिस की है जो लोकल लोगों ने मुझे बताई है कि आज की तारीख में वहां पर इतनी सरकार आ गई और खास करके बीजेपी की सरकार को विकास सरकार या विकासशील सरकार कहा जाता है कि डेवलपमेंट बहुत किया, पर फिर भी बेंगलोर के अलावा कोई ऐसा बड़ा सिटी का नाम हम कभी देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते। जो कि गुजरात में 4 बड़े सिटीज है, दूसरे कहीं सिटी मध्य प्रदेश हम देखें तो भोपाल है, इंदौर है, इस तरीके से, तो ये बेंगलोर के अलावा कुछ नहीं है। तो ये किस प्रकार का विकास है या क्या है, वो वहां के लोकल लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं करप्शन के साथ साथ। तो ये 4-5 मुद्दे मुझे लगता है हावी जरूर होंगे इलेक्शन के दौरान और इसी चीज को लेकर कांग्रेस सही सही रणनीति अख्तियार करती है तो शायद उनके लिए बहुत बड़ा जैकपॉट लगने की संभावना।
जी सर। जी जगन भाई आप, हाँ जगन भाई आप एक चीज जरा आपसे समझ लें, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसा अभी अभी सचिन जी की बात चल रही थी, सचिन पायलट जी की एक दिक्कत क्या है, उन्होंने अगर वो बीजेपी में जाते भी हैं तो उन्होंने वसुंधरा राजे के खिलाफ इतना ज्यादा बोल चुके हैं कि वो जाने से पहले ही उन्होंने एक सबसे मजबूत राजस्थान की नेत्री को अपने अगेंस्ट कर लिया है। अभी वो गए नहीं हैं, लेकिन जिस दिन वो वहां जाएंगे तो वहां एक मजबूती से उनका विरोध करती हुई एक बड़ी सबसे कद्दावर नेता आपको पहले से ही मिलेंगी। और दूसरा, ये जो गजेंद्र शेखावत साहब हैं, ये सबको पता है कि अमित शाह साहब इनको बैक करते हैं। हाँ जी, आप राजीव जी जाएंगे जी, धन्यवाद राजीव जी। इनको बैक करते हैं। अमित शाह साहब की पहली पसंद शेखावत साहब है। तो इस जब ये जो पावर स्ट्रगल चलेगा, उसमें आपको लगता है कि सचिन पायलट के लिए थोड़ा ना इधर कुछ है ना उधर, क्योंकि इधर तो कम से कम नंबर 2 थे गहलोत साहब, अगर कभी भी हटते और अगर फिर से कांग्रेस वापस आती तो उनके पास एक चांस तो था कि मुख्यमंत्री बनते। लेकिन अगर बीजेपी में क्रॉसओवर करने की बात जैसे ये कर रहे हैं लोग करते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल है वहां उनके लिए बीजेपी में जाना। जी सर। सर इस जो पूरा मामला हुआ, सचिन पायलट ने अनशन किया, एक दिन के प्रतीक उपवास किए, मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा मानना इसमें बिल्कुल अलग है। एक बहुत ही आम राय है जो कांस्टेंट हर डिबेट में डिस्कस हो रही है पिछले 2 दिनों से, कि शायद बीजेपी बैकड्रॉप से उनको सपोर्ट कर रही है, वो स्क्रिप्ट लिख रही है, इस वजह से वहां पर और कोई गांधी परिवार के या कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर्स नहीं है। एवरीथिंग ये हमेशा देखा गया है इस तरीके से कि वो सचिन पायलट जब भी ऐसा कुछ भी मामला लेकर आते हैं। मेरा एक थोड़ा अलग रूप से मानना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, पर एक परसेप्शन, एक जो साइकोलॉजिकल राजनीति है उसको जो मैं कई बार फॉलो करता हूं, सोचने की कोशिश करता हूं कि जो नेता किस तरीके से बिहेव करते हैं। सचिन पायलट के केस में मैंने ये देखा है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं या कोई ऐसी बात होती है कि जब उन्हें अपना वजूद है वो साबित करना है, तब जब वो एक अपनी आवाज उठाते, वापिस 1 या 2 दिन में वो अपनी आवाज उठाकर वापिस शांत हो जाते। कभी-कभी मुझे ये भी एक लग रहा है, ये पूरी राजनीति का जो चक्र है उसमें, कि शायद ये स्क्रिप्ट अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर लिख रहे हैं और बीजेपी को कहीं गुमराह कर रहे हैं। और मतलब इनके बीच में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। वो सिर्फ अपनी-अपनी जो राजनीतिक पोजीशनिंग है कि अशोक गहलोत साहब के जो भी वोट बैंक है वो बिल्कुल पक्की कर दी जाए, और गुर्जर समाज की या जो 17-18 सीटें जो सचिन पायलट साहब को मिलती है वो पक्की कर दी जाए। पायलट साहब ऐसा प्रोजेक्शन दिखाते हैं हमेशा इलेक्शन से पहले कि अब इस बार तो सीएम मैं ही बनूंगा, आप मुझे वोट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गहलोत साहब सामने अपनी सीट पक्की कर लेते, और इस बीच की जो सारी रणनीति है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं राजस्थान में मार खा जाती है। ये मेरा एक परसेप्शन है या एक सोच है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो दोनों अपनी ही बहुत उम्दा स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं। तीसरी बात ये भी है कि बीजेपी के लिए अगर वसुंधरा राजे का जो फेस है वो परसों से एक ऐसा विवादित फेस है जिनका उनकी जो केंद्रीय नेतागिरी है, मोदी साहब और शाह साहब, उनके साथ कभी उनकी नहीं बनी। तो मुझे नहीं लगता है बीजेपी उनका नाम कहीं भी इस्तेमाल करना या पॉलिटिकली यूज करना चाहेगी, क्योंकि एक मनमुटाव बैठ गया है वो बिल्कुल बैठ गया है। और अगर बाय चांस 0.1% हम ऐसा सोचकर चलते हैं कि सचिन पायलट अगर वहां जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर उनको पहले ही दिन से दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस में उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है जो ना बीजेपी में है, ना आरएलपी के साथ थर्ड फ्रंट बनाने में है, ना आम आदमी पार्टी के साथ थर्ड फ्रंट बनाने में। मुझे लग रहा है ये शायद उन दोनों की राजनीति या रणनीति है, गहलोत साहब और पायलट साहब की, वो अपनी बिल्कुल पोजीशनिंग सेट करके अपने वोट बैंक को पक्का कर रहे हैं, और पक्का करके आने वाले चुनाव के समय में वो अपना दमखम जरूर दिखाएंगे, और राजस्थान को रिटेन करने में भी मेरे ख्याल से यही चीज हमें देखने को मिलेगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। जी।